आइए आज देखते हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक दिया गया है कोशिका विज्ञान। आज हम देखने वाले कोशिका विज्ञान के बारे में। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं जीव द्रव। जीव द्रव क्या होता है? कोशिका विज्ञान में सबसे पहले एक जो होता है प्रोटोप्लाज्म इसको कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव जो होता है इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण पुरकिंजे ने किए थे। यह कब किए थे? तो सन 1839 में किए थे। जो कि यह एक तरल गढ़ा रंगहीन और पराभासी और लसलसा एक वसा युक्त पदार्थ है, जो कि जीवन की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन की सारी जैविक क्रिया किसके कारण होता है? यह जो होता है जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म के कारण होता है। अगला दिया गया है जीव द्रव जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है जीव द्रव को कहा जाता है। अगला देखते हैं जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया? तो जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया। ये कौन कौन से भाग में? तो कोशिका द्रव में बांटा गया, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और केंद्रक द्रव कहा जाता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका द्रव किनके किनके बीच होता है? तो यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्रक द्रव क्या होता है? तो यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। तो केंद्रक के अंदर कौन रहता है? तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव रहता है। आगे देखते हैं दिया गया है जीव द्रव को 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो यह 4 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि कौन कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन जो होते हैं सर्वाधिक 76% होते हैं, बाकी उसके बाद कार्बन 10.5%, उसके बाद हाइड्रोजन 10%, उसके बाद नाइट्रोजन 2.5% होता है। जो कि जीव द्रव में लगभग 80% भाग जल होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक जल पाया जाता है, जो कि 80% होता है। अगला देखते हैं जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो ये जो होता है अकार्बनिक जो होते हैं वो 81 होते हैं, और कार्बनिक जो होते हैं वो 19 होते हैं। तो याद रखें अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक 81 और 19 के अनुपात में होते हैं। आगे अब देखने वाले हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में देखने से पहले उसके कुछ फिगर पे हम लोग समझ लेते हैं कैसा सेल होता है। यह जो फिगर है यह सेल का फिगर है। यह सेल जो है, सेल के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, उसके बारे में हम सबके बारे में एक एक बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा भाग कैसा होता है। तो यहाँ जो सेल दिया गया देखिए, यहाँ सबसे पहले कोशिका भित्ति होता है, जो बाहर से जो होता है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक होता है, ये उसके हरित लवक कहा जाता है। फिर उसी में एक पाया जाता है अंतःद्रव जालिका पाया जाता है। फिर यहाँ जो दिया गया वो गोल्जी काय होता है। फिर ये अंदर वाले जो लेयर है उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है, उसके बाद वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। फिर यहाँ दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। फिर यहाँ राइबोसोम दिया गया है, देखिए राइबोसोम ये है। उसके बाद देखिए साइटोसोम, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दिया गया यहाँ है। अगला है केंद्रक, बीच में जो ये भाग है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। फिर यहाँ जो दिया गया है रिक्तियाँ दिए हैं, रिक्तियाँ होते हैं। इसके बारे में सबके बारे में हम एक एक करके विस्तृत जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल के बारे में जानते हैं। अब सेल की डिफिनीशन क्या होता है? तो सेल जो होता है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जीवन की क्या होता है? तो उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। इसकी जो होता है एंटोवान ल्यूवेनहॉक जो है ने पहली बार कोशिका को देखा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसे देखे थे ल्यूवेनहॉक ने। अगला इसका वर्णन किए थे किसने? तो ये भी किए थे ल्यूवेनहॉक ने किए थे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला दिया गया कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे, जो कि कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ ये है कि रॉबर्ट हुक ने ये शब्द का प्रयोग, कोशिका शब्द का प्रयोग कब किए थे? तो ये किए थे 1665 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा ग्लैप्सेप्टिकम है। याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा ग्लैप्सेप्टिकमा। इसी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसी को हम लोग पीपीएलओ के नाम से जानते हैं,
जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। जो कि सबसे बड़ी कोशिका पूछ सकता है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा या एस्ट्रिक्ट एग है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडन सवान ने किया था। तो इसको याद करने के लिए आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड सवान ने किया था। क्वेश्चन ये बार बार पूछता है कि किसने प्रतिपादन किया था, तो यह जो किए थे स्लाइडेन एंड सवान ने किए थे। आगे देखते हैं, यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने के में असफल रहा कि कोई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने ये तो बता दिया कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित तो कर दिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इसको निर्माण जो बताने वाले थे, तो पहली बार रॉबर्ट बिंचो जो थे 1855 में स्पष्ट किए कि कोशिका विभाजन होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने सर्वप्रथम बताया कि कोशिका विभाजित होती है, वह किसने बताया थे, तो यह जो बताए थे बिरचो ने बताए थे। अगला देखते हैं, दिया गया कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें इस प्रकार है। तो कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें जो होता है, पहला दिया गया सभी जीव कोशिका के कोशिका उत्पादन से बने हुए हैं। अगला जो दिया गया सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। अगला दिया गया उस कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है यह कोशिका सिद्धांत का मुख्य बात है। आगे देखते हैं, थोड़ा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, जो कि दिया गया कोशिका का औसत संगठन क्या होता है। तो यह जो है यहाँ अवयव दिया है, यहाँ कुल कोशिका भार का प्रतिशत दिया गया, जो कि जल का कितना होता है, तो 70 से 90% होता है। प्रोटीन का कितना होता है, तो 10 से 15% होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो कि 3% होता है। लिपिड जो होता है 2% होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है 5 से 7% होता है। आयन जो होता है 1% होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। आगे हम देखने वाले हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, जो कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 होते हैं। जो कि प्रोकैरियोटिक के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्रोमोटीन नहीं बन पाता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण इसमें क्रोमोटीन नहीं बनता है, केवल डीएनए का सूत्र का या गुण सूत्र के रूप में पड़ा रहता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिन में किसका अनुपस्थिति रहता है। तो प्रोकैरियोटिन में हिस्टोन प्रोटीन का अनुपस्थिति के कारण क्रोमोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें केवल डीएनए का सूत्र ही गुण सूत्र के रूप में पड़ा रहता है और अन्य कोई अवधारणा इसे घेरे नहीं रहता है, जिसके कारण अंतःकेंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इनमें नहीं होता है। जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाणु या नील हरित शैवाल जो होते हैं उनमें कैसी कोशिका होती है। तो इसमें जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। अगला देख लेते हैं, दिया है यूकैरियोटिक कोशिका। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण पाए जाते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहरी झिल्ली के आवरण किस कोशिका में पाई जाती है। तो ये जो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुस्पष्ट केंद्रक किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होता है। याद रखिएगा इसी के कारण इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर दिया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया गया कि यहाँ विशेषता अंगक दिया गया है, यहाँ प्रोकैरियोटिक दिया गया है, यहाँ यूकैरियोटिक दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा इसमें किस में होता है। तो डिफरेंस दिया गया है, तो कोशिका भित्ति जो होता है वह प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती हैं। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अनुपस्थिति रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है तो पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है।
फिर अगला दिया गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर देख लेते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो होता है ये भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए एक सूत्र के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में एक सूत्र में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। आगे देख लेते हैं कशाभिका। कशाभिका जो होता है केवल एक तंतु होता है। कशाभिका जो होता है वह प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु के होते हैं, जबकि कुल 11 तंतु जो होते हैं यूकैरियोटिक में होते हैं। यही पूछ दे केंद्रिका। केंद्रिका जो होता है ये अनुपस्थिति रहता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में यह उपस्थित रहता है। फिर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है ये भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला है श्वसन। श्वसन का अंग कौन सा होता है, तो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। अगला देखते हैं लिंग प्रजनन। लिंग प्रजनन जो होता है वह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है थाइलेकाइड से होता है। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट द्वारा यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन जो है वो प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार के होते हैं, जबकि अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के यूकैरियोटिक में होते हैं। जितना भी ये डिफरेंस बताएं अभी हम इसको एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में एक एक चर्चा करते हैं। तो कोशिका का मुख्य भाग जो होता है इसके भाग के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति जो होता है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा यह एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है, तो यह सिर्फ पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है। जो कि यह किसका बना होता है, तो यह जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है, जो कि यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता होता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट सेल में कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में कौन सहायता करता है, तो यह जो करता है कोशिका भित्ति करता है, जो कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये जो बना होता है पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है, तो इसका पेप्टिडोग्लिकेन हो जाएगा। अगला देखते हैं दिया गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसा होता है, तो कोशिका झिल्ली इसी को हम लोग अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से जो घिरा रहता है उसी को हम लोग झिल्ली कहते हैं। उसी को झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। अर्धपरागन झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करना इसका मुख्य कार्य है। जो कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कोशिका झिल्ली किसका बना रहता है, तो यह जो बना रहता है लिपिड का बना रहता है, जो कि यह लिपिड घटक फास्फोगिलिसाइड के बने होते हैं। जो कि बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला देखते हैं कुछ नोट दिया गया है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल क्रीमियर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। आइए देखते हैं अगला क्या दिया गया। यह सेल के अंदर ऐसे ही पाया जाता है, जो कि उसकी आकृति जो होता है ये उसके सेंट्रोसोम के बीच में जो होता है टू सेंट्रोइड ये ऐसे होते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं, दिया गया है तारक काय, इसी को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं।
इसकी खोज वेबरी ने की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रोसोम या तारक काय की खोज किसने किया, तो इसकी खोज वेबरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारक काय या सेंट्रोसोम है क्या प्लांट सेल में पाया जाता है, तो इसकी जवाब होगा नहीं, यह जो पाया जाता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो कि तारक काय जो है इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, जो कि समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस विभाजन से ध्रुव का निर्माण होता है सेंट्रोसोम में, तो वह जो होता है समसूत्री विभाजन के कारण होता है। याद रखिएगा समसूत्री विभाजन। अगला देखते हैं हम लोग अंतर्द्रव जालिका। अंतर्द्रव जालिका जो है उसमें यही होता है। इसमें क्या होता है कि अंतर्द्रव जालिका में सबसे पहले यहाँ ये इसका आकृति दिया गया है, यहाँ राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ सस्ट्रिनी पाया जाता है। इस पर जो खुदरा बिंदी बिंदी दिखाई देता है उसी को हम लोग खुदरी अंतःपदत जालिका कहते हैं। इधर जो दिया गया वो चिकना रहता है, तो चिकने वाले भाग को हम लोग चिकनी अंतःपदत जालिका कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया सेंट्रल स्पेस दिया गया है, जो दोनों के बीच में स्पेस रहता है उसी को कहते हैं। तो इसके बारे में हम सब चीज जानेंगे। आपके देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अंतर्द्रव जालिका। अंतर्द्रव जालिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव के चपटे आपट से जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकाएं जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे हम लोग अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। अभी जो फिगर दिखाए हैं उसी में है, देखिए अंतर्द्रव जालिका वैसे ही होता है। क्या होता है कि कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस से जुड़े थैली युक्त छोटी नालिकाओं जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे हम लोग अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रव जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे हम लोग अंतर्द्रव जालिका के सतह पर इस राइबोसोम मिलते हैं उसे हम लोग खुदरी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। यहाँ अभी आपको दिखाए थे कि खुदरी क्या होता है। यहाँ जो बिंदी बिंदी दिख रहा है उसी को हम लोग खुदरी अंतःप्रदती जालिका कहते हैं। तो इसके बारे में अभी यहाँ दिया गया है। अगला देखते हैं दिया गया राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव जालिका चिकनी लगती है। अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति रहे, उस अगर राइबोसोम को हटा दिया जाए तो अंतर्द्रव जालिका जो है वह चिकना हो जाता है। इस चिकनी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। जो अगर राइबोसोम नहीं पाया जाता है तो उसे हम लोग चिकनी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। अगर राइबोसोम पाया जाता है तो उसे हम लोग खुदरी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेता है उनमें खुदरी अंतर्द्रव जालिका बहुतायत में मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के प्रमुख स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव जालिका में ही होते हैं। याद रखिएगा ये क्या होते हैं, तो अंतर्द्रव जालिका जो होते हैं या चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं, जो कि लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव जालिका में होते हैं। अगला देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अंतर्द्रव जालिका के बारे में। तो ये मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों को संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। समानतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक भिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। आगे देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है राइबोसोम है। राइबोसोम के बारे में जानने वाले हैं, तो इसको जूम करके थोड़ा आपको फिगर में समझा देते हैं, उसके बाद इसको विस्तृत रूप से हम देखेंगे। तो ये जो होता है राइबोसोम, ये जो बना हुआ है ये राइबोसोम का एमिनो एसिड का बना हुआ है, जो कि इसमें यहाँ जो है बना हुआ इसे हम लोग tRNA कहते हैं। ये जो वाला भाग है इसे हम लोग mRNA कहते हैं। और ये जो बना हुआ है यह राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट है, जो कि छोटी इकाई है। राइबोसोम का ये छोटा सा एक यूनिट है। अब बड़ी उप इकाई जो है ये बड़ी उप इकाई है। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम का किस भाग में एमिनो एसिड पाया जाता है। तो एमिनो एसिड जो होता है बड़ी उप इकाई में पाया जाता है। tRNA कहाँ होता है, तो tRNA यहाँ होता है, जो कि इस भाग में, इसको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ जो है tRNA होता है। उसके बाद ये जो होता है mRNA ऐसे इसकी संरचना होती है, ये mRNA है। उसके बाद ये छोटी इकाई है। तो इसमें देख लेते हैं इसके बारे में विस्तृत। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राइबोसोम के बारे में सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा GI पोलैंड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने राइबोसोम को देखा था। तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में देखा। जो कि जंतु विज्ञान में किसने देखे थे, तो GI पोलैंड ने 1953 में देखे थे।
ये 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम का नामकरण किसने किया था, तो ये रॉबर्ट ने किए थे। कब किए थे, तो 1958 में। जो कि यह एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम लोग आरएनए कहते हैं। यह राइबोसोम होता है, जो कि यह अम्ल और प्रोटीन की बना होता है। याद रखिएगा, राइबोसोम जो होता है यह राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि किसका बना होता है, तो ये अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, जो कि यह प्रोटीन के उत्पादन स्थल है। इसीलिए हम लोग इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन की उत्पादन स्थल है। यही राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं, बल्कि हरित लवक सूत्र कणिका, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, खुरदरी अंतः प्रदत्त जालिका में भी मिलता है। याद रखिएगा, ये राइबोसोम जो है केवल कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता, जबकि इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हरित लवक में पाया जाता है, सूत्र कणिका में पाया जाता है, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और खुदरी अंतः प्रदत्त जालिका में पाया जाता है। और उसके बाद ये अगला देखते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं 80S प्रकार के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने प्रकार के, तो 70S प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कितने एस होते हैं, तो यह 80S प्रकार के होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ एस का अर्थ क्या है, तो एस को कहा जाता है स्वेडगर्स इकाई। याद रखिएगा, एस क्या है, तो स्वेडगर्स इकाई है, जो कि अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अप्रोक्ष रूप से आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। याद रखिएगा, एस जो है यह स्वेडगर्स इकाई को प्रदर्शित करता है, जो कि अवरोध रूप से आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। यहाँ नोट में दिया गया, देख लेते हैं। दिया गया है कि अस्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम और अंतः प्रदत्त जालिका नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में नहीं पाया जाता है, तो यह जो हो जाएगा, अस्तनी के लाल रुधिर कण जो होता है उसमें राइबोसोम और अंतः प्रदत्त जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। याद रखिएगा, लाल रुधिर कण जो होता है इसके द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले फोटो में समझ लेते हैं, उसके बारे में इसको हम विस्तृत से जानकारी देंगे। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें एटीपी सिंथेटेज, यहाँ जो दिया गया है वो एटीपी सिंथेटेज है। यहाँ मैट्रिक्स दिया गया है, ये दोनों के बीच में जो होता है वो मैट्रिक्स होता है, और पिरामिडेटिकल अवकाश होता है। ये दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग पिरामिडेटिकल अवकाश कहते हैं। फिर यहाँ जो दो कोण की तरह दिया गया उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत से हम पूरा बताएंगे। यहाँ जो होता है ये राइबोसोम होता है। फिर यहाँ दिया गया कण दिया गया, उसमें जो बिंदी की तरह दिखा गया है वो कण है। इधर देखिए डीएनए रहता है, ये जो पानी की बूंद जैसा दिख रहा है उसे हम लोग डीएनए कहते हैं। फिर इसमें बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली दोनों होता है। इसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज किए थे अल्टमैन ने। अल्टमैन कब किए थे, तो 1886 ईस्वी में किए थे। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो ये जो दिए थे बेंडा ने दिए थे। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। कोशिका का श्वसन स्थल कहाँ होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कोशिका की इसी संख्या निश्चित नहीं होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है निश्चित नहीं होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है कि इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। अगर यूकैरियोटिक के कोशिका के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे क्या माना जाता है, तो उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका मानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अर्धधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए राइबोसोम 70S और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के विघटन द्वारा विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित किया जाता है,
तो ये जो विभाजित होता है विखंडन द्वारा विभाजित होता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। अगला दिया गया यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया नोट करके। तो डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि डीएनए जो है केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। आगे देखते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय के बारे में थोड़ा इसका समझ लेते हैं फिगर, उसके बाद इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। आगे देखते हैं गोल्जी काय बॉडी। गोल्जी काय जो गोल्गी बॉडी है इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए। तो इसमें देखिए दिया गया है क्रिस फेस, क्रिस फेस जिसको हम लोग सीसा भाग कहते हैं। इधर दिया गया है क्रिस्टिया, फिर यहाँ दिया गया है सेक्रेटरी वेसिकल दिया गया है। फिर यहाँ दिया गया इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स होता है जो कि इस आकार का होता है, कटोरी नुमा होता है। फिर यहाँ दिया गया ल्यूमेन, ल्यूमेन होता है। फिर यहाँ नई पुटिका का निर्माण यहाँ दिया गया। फिर यहाँ ट्रांस भाग होता है। ये सब जो है वो गोल्जी काय का पार्ट है जो कि एक सेल के अंदर पाया जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तृत से जानते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखने से पहले देख लीजिए यहाँ दिया गया गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी दिया गया है। इसकी खोज किसने किया था, सर्वप्रथम ये जानते हैं। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा इटली के जो रहने वाले थे वैज्ञानिक इन्होंने किया था, जो कि यह सूक्ष्म नलिकाएं समूह और थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गतंक स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होती है तो उस पदार्थ का वही पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के मध्य से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है गोल्जी काय को या गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। जिसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज ही गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पे ये रखा गया गोल्जी बॉडी। ये अगला देखते हैं दिया गया है कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, जो कि ये गोल्जी काय किसका निर्माण करता है, तो ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और लाइसोसोम का करता है। याद रखिएगा लाइसोसोम और कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, तो ये गोल्जी काय करता है। अगला देखते हैं दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर गोल्जी प्रोटीन बनाता है। याद रखिएगा गोल्जी प्रोटीन कैसे बनता है, यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर गोल्जी प्रोटीन बनता है, जो कि गोल्जी का ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन का निर्माण करता है, गोल्जी का ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण जो होता है राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर गोल्जी काय प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला देखने वाले हम लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम देखने से पहले थोड़ा उसको हम जूम करके आपको फिगर दिखा देते हैं कैसा होता है लाइसोसोम। ये जो भी चीज़ अभी बताया जा रहा है वो सेल के अंदर सब होता है, उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो होता है इसका भोज्य पदार्थ होता है ये वाला पार्ट, उसके बाद यहाँ खाद्य रिक्तिया होता है, फिर उसके बाद अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ऐसे होता है पीछे से, उसके बाद कूटपाद होता है, इसे हम लोग कूटपाद कहते हैं जो कि पाव के जैसा दिखता है। ये जो होता है उसी में लाइसोसोम होता है। याद रखिएगा लाइसोसोम इसी में पाया जाता है। तो ये लाइसोसोम जो है इसके बारे में हम जानते हैं आज विस्तार से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसकी खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइसोसोम खोज किसने किया था, तो ये किए थे डी दुबे ने। ये क्या है, तो यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना है। अगला देखते हैं इसमें क्या है, इसका निर्माण जो है श्वेष्ट विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। याद रखिएगा लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो होता है गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम के सभी प्रकार के जल अपघटतीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटेजेज और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग आत्मघाती थैली के या सुसाइडल वेसिल्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं, तो इसमें आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में किसकी कमी पाई जाती है, क्या नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है।
अगला देखते हैं हम लोग हरित लवक के बारे में। हरित लवक के बारे में विस्तार से समझेंगे। थोड़ा इसका पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यह जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जिसे हम लोग लवक कहते हैं, ये जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हरित लवक होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं, उसके बाद वर्णी लवक होते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो ये फिगर दिया गया है, ये हरित लवक का दिया गया है, जो कि हरा रंग का दिखता है। तो इसके बारे में हम सब बात जानेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया गया ग्रेनम दिया गया है, यहाँ स्ट्रोमा दिया गया है, जो बीच में दिया गया है ये जो पार्ट है वो ग्रेनम का है, ये जो पार्ट है स्ट्रेमा का है। इधर दिया गया है इंटरमीडिएट और स्पेस दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ स्ट्रोमा दिया गया है, फिर यहाँ थाइलेप का दिया गया है। तो इसके बारे में हम सब विस्तार से जानते हैं। आइए देखते हैं लवक। लवक जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है। यह जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह जो कहाँ पाया जाता है? तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए। यहाँ देखिए लवक क्या होता है, तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हरित लवक होते हैं, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा होता है अवर्णी लवक, इसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगला दिया गया वर्णी लवक, जो कि क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके तीनों के बारे में हम जानते हैं। पहला दिया गया है जो हरित लवक। हरित लवक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अंग्रेजी में इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यह जो होता है हरा रंग का होता है, जो कि क्योंकि इसमें हरा रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, पर्ण हरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह हरा होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लवक के किस भाग से प्लांट प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं? ये जो करते हैं क्लोरोप्लास्ट के तहत करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और भोजन भी बनाते हैं। इसी हरित लवक के पादप कोशिका को रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पादप कोशिका का रसोई घर के नाम से जानते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। यह पादप कोशिका जो है इसमें जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। अगला देखते हैं पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पीला होने का कारण जो है वो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण हो जाता है। जब पेड़ पौधे में कैरोटीन का निर्माण होने लगता है तो पत्तियों का रंग जो होता है पीला होने लगता है, जिसे हम लोग आम भाषा में सूखा हुआ कहते हैं कि पत्ती सूखने लगा। आगे देखते हैं आणविक लवक। अवर्णी लवक जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यह रंगहीन लवक होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये बिना कलर वाला होता है। यह पौधे के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं। ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। तो यह कहाँ होता है? तो यह एग्जाम्पल दिया गया जैसे जड़ों में ये होता है, भूमिगत तनों में होता है आदि, और भोज्य पदार्थों के संग्रह करने वाले लवक होते हैं, जो कि यह भोजन बन जाता है तो उसे अपने अंदर संग्रह करके रखते हैं। अगला देखते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है? जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रंगीन लवक होता है। याद रखिएगा रंगीन लवक जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी क्रोमोप्लास्ट होता है। अगला देखने वाले हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है? तो यह क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो यह रंगीन लवक होता है। जो फूलों का रंग या जो भी रंग दिखाई देता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही दिखाई देता है, जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फूल, भीति और बीज आदि में पाए जाते हैं। ये जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो फूल में या पुष्प भीति में या फूल भीति में, ये सब, या बीज में, ये सब में पाया जाता है। जहाँ कलर होता है पौधे का उसमें ये पाया जाता है। अब वर्णी लवक के अन्य उदाहरण क्या होता है? तो जैसे टमाटर का लाइकोपीन। टमाटर लाल रंग किसके कारण दिखता है? तो ये लाइकोपीन के कारण दिखता है। फिर यहाँ दिया गाजर का कैरोटीन। गाजर जो होता है वो किसके कारण कलरफुल दिखता है? तो वो कैरोटीन के कारण दिखता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि चुकंदर का विटामिन। ये चुकंदर जो होता है वो कलर उसमें किस कलर से आता है, किसके कारण? तो ये विटामिन के कारण आता है। फिर यहाँ देख लेते हैं नोट दिया गया, तो नोट है वनस्पति की पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचने वाले वर्णिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फाइकोसाइनिन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वनस्पति की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं फाइकोसाइनिन के नाम से। याद रखिएगा। अगला जो पार्ट है उसे हम लोग रसधानी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में वैक्यूलस कहते हैं। यहाँ वैक्यूलस का फिगर दिया गया है।
इसमें आपको समझाया जा रहा है। देखिए इसके बाद इसका विस्तृत से हम बता देंगे। तो वैक्यूअस वह होता है जिसमें देखिए यहाँ इसमें पाया जाता है टोनोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ सेल शेप पाया जाता है, फिर यहाँ ल्यूकोसोम लाइसोसोम पाया जाता है, फिर यहाँ सेंट्रल वैस्कस पाया जाता है जिसे हम लोग सेंट्रल वैस्कस कहते हैं। फिर ये जो है स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो है या स्ट्रॉन्ग मटेरियल की तरह पाया जाता है। ये जो पिगमेंट है यहाँ पाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं रसधानी या वैक्यूअस कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत से जानते हैं। यह कोशिका का निर्जीव रचना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका का निर्जीव रचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग रसधानी या वैक्यूलस कहा जाता है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। इसमें कैसा पदार्थ भरा होता है, तो जो कि यह तरल पदार्थ से भरा हुआ रहता है, जो कि जंतु कोशिका में यह अनेक और बहुत छोटी होती है। यह जंतु कोशिका में पाया तो जाता है लेकिन बहुत सारा होता है और छोटा छोटा पाया जाता है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% भाग घेरता रहता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पादप कोशिका में ये कितने पार्ट रसधानी घेरे रहते हैं, तो ये 90% घेरे रहते हैं। लेकिन ये जंतु कोशिका में क्या होता है, तो जंतु कोशिका में यह छोटे छोटे पार्टों में बहुत पाए जाते हैं। रसधानी एकल झिल्ली के आवृत्ति होते हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो टोनोप्लास्ट जो होता है रसधानी एकल झिल्ली में आवृत्ति होती है जिसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा में उत्सर्जन के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो यह जो महत्वपूर्ण होता है संकुचनशील रसधानी महत्वपूर्ण होता है। अगला देखते हैं हम लोग कोशिका केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्रक कैसा होता है, तो केंद्रक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे यहाँ केंद्रक छिद्र दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया केंद्रक मेम्ब्रेन दिया गया है, फिर यहाँ जो दिया गया फाइबर दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया क्रोमोटिन दिया गया है, फिर उसके बाद इधर देखिए दिया गया है क्यूरोप्लाज्म दिया गया है, फिर यहाँ ग्रेनुलियस दिया गया है, फिर यहाँ लाल कलर जो दिया गया है उसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं, फिर यहाँ दिया गया क्रोमेटिन कॉन्डेंस दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, कोशिका केंद्रक कैसा होता है, तो ये जो है केंद्रक है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो यहाँ इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो कि यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका में केंद्रक एकदम पाया ही जाता है, तो यह इसी वजह से यह प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका के प्रबंधन का कार्य कौन करता है, तो इसके प्रबंधन का कार्य जो करता है वो केंद्रक करता है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। केंद्रक जो होता है वो केंद्र में धागे नुमा पदार्थ और जल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रोमोटिन कहते हैं। क्रोमोटिन का नाम किसने दिया था, तो क्रोमोटिन का नाम जो दिया था फ्लेमिंग ने दिए थे, जो कि प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। याद रखिएगा ये किसका बना होता है, तो प्रोटीन हिस्टोन और डीएनओ डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे भागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों के गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्र के गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव का गुणसूत्र कितना होता है, तो मानव का 23 जोड़ा होता है, और चिंपांजी का 24 जोड़ा होता है, और बंदर का 21 जोड़ा पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला होता है प्रत्येक केंद्रक में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स जो होता है गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन और कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग क्रोमोनीमाटा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक क्रोमिनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। ये जो प्रत्येक क्रोमिनीमाटा जो है एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमिडेट का बना होता है। याद रखिएगा प्रत्येक गुणसूत्र कितने क्रोमेडिट का बना होता है, तो यह 2 क्रोमेडिट का बना होता है। दोनों क्रोमेडिट जो होता है एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट क्या दिया गया, तो अगला पॉइंट दिया गया है गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। याद रखिएगा गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इसीलिए हम लोग गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसी गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमोटीन के अलावा केंद्रक में एक सघन घोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं डीएनए। डीएनए के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। डीएनए और आरएनए की संरचना, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। याद रखिएगा, डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है, तो ये केंद्रक में होती है, यद्यपि की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलता है। डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। याद रखिएगा, डीएनए कैसा होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। आगे देख लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कैसा होता है। तो यह जो होता है न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसके बाद ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये दो पार्ट के होते हैं, यहाँ फॉस्फेट होते हैं। बाकी ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये भी दो पार्ट का होता है, एक शुगर का होता है, एक बेस या क्षार इसको हिंदी में कहते हैं, तो इसका बना होता है। तो जान लेते हैं क्षार क्या होता है। अब ये जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा ये अलग होता है, ये जो है केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये बायो हम लोग पढ़े हैं। तो बायो में क्षार क्या होता है, तो इसमें डीएनए में उपस्थिति क्षार 4 प्रकार के होते हैं। ये डीएनए में जो उपस्थित क्षार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन होते हैं, जिसे हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। फिर गुआनिन होते हैं, गुआनिन जो होते हैं जी से इंडिकेट करते हैं। अगला जो होता है थाइमिन होता है, थाइमिन जो होता है वो टी से डोनेट करते हैं। उसके बाद साइटोसिन होता है, यह जो होता है सी से डोनेट करते हैं। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़े होते हैं। इसके बारे में हम आपको नीचे आगे हम आपको फोटो में फिर समझा देंगे, इसको एक बार समझ लीजिए पहले, उसके बाद इसको फोटो में आपको समझा रहे हैं। तो देखिए साइटोनिन जो होता है सी से डोनेट करते हैं। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से और साइटोसिन जो होता है सदैव गुआसिन से जुड़े होते हैं, गुआनिन से जुड़े होते हैं। जो कि एडेनिन में थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन अवंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन अवंध पाया जाता है। जैसे इसको इंडिकेट करने के लिए ऐसे दिखाया गया है, यहाँ ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है जो डबल हेलिक्स होता है उसके बारे में समझाया गया है। ये डबल हेलिक्स का चित्र दिया गया है, ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे इसका ऐसे फिगर होता है, जिसमें ये एडोनिन ये होता है, ये थाइमिन होता है, ये दोनों एक ऐसे जुड़े होते हैं। फिर यहाँ ग्वेनिन होता है और साइटोसिन होता है, ये ऐसे जुड़ा होता है। ये जो ये लाइन की तरह दिख रहा है ये होता है शर्करा फास्फोट के आधार का बना होता है, जबकि ये दोनों के बीच के हम लोग बेस जोड़ा कहते हैं। तो इसी के बारे में फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया। दिया गया है कि 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन द्वारा क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था। ये जो अभी फिगर दिखाएं इसका प्रतिपादित किसने किया था, इसका प्रतिपादित किए थे जेडी वाटसन और क्रिक ने किए थे, जो कि कब किए थे, तो 1953 में किए थे। इसी को हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, जो कि उन्हें 1962 में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला देख लेते हैं डीएनए का कार्य क्या होता है। तो डीएनए का कार्य होता है यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं के संचालन करता है तथा जीन इसकी इकाई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन किसकी इकाई है, तो जीन जो इकाई होता है डीएनए की इकाई होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डीएनए का कार्य क्या होता है, यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन जो है इसका इकाई है, जो कि यह प्रोटीन संश्लेषण के नियंत्रण करता है। अगला देखते हैं, नोट में दिया गया है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो यह जो किए थे हरगोविंद खुराना ने किए थे। अगला दिया गया आरएनए का निर्माण। आरएनए का निर्माण कैसे होता है, यह जो होता है डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, जो कि इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। याद रखिएगा, डीएनए में जो होता है नाइट्रोजन बेस थाइमिन होता है, उसके स्थान पर आरएनए में क्या हो जाता है, तो आरएनए में यूरोसिल हो जाता है, जो कुछ समय बाद आरएनए की समझौता श्रृंखला अलग हो जाती है। अब जान लेते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आरएनए होते हैं, टीआरएनए होते हैं और एमआरएनए होते हैं। आरएनए क्या होता है, तो इसे हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो यह क्या होता है, तो ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं
और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन करता है। यह जो करता है आरएनए करता है। फिर देख लेते हैं टीआरएनए। टीआरएनए को क्या कहते हैं तो ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम में लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जहां बनता है उसी को हम लोग टीआरएनए कहते हैं। यहां देख लेते हैं नोट में क्या दिया गया है। तो यह जो दिया गया प्रोटीन बनने के अंतिम क्रिया की ट्रांसलेशन कहते हैं। याद रखिएगा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला देखते हैं एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है तो एमआरएनए का जो कार्य है इसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अब देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर मुख्य जो है यह होता है, इसमें सबसे पहले डीएनए का देख लेते हैं। तो इसमें होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जो कि आरएनए में क्या होता है तो राइबोज शर्करा होती है। जबकि इसमें क्या होता है तो इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन होता है। जबकि इसमें क्या होता है तो इसमें बेस जो होता है थाइमिन की जगह यूरोसिल आ जाता है। फिर इसका मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। याद रखिएगा यह जो होता है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि यह केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आरएनए जो होता है कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों जगह पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है। जैसे यहाँ दिया गया अगला पॉइंट, तो देख लेते हैं इसमें पादप कोशिका दिया गया, यहाँ जंतु कोशिका दिया गया, दोनों को भिन्नता बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कोशिका भीति पाई जाती है। जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भीति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाया जाता है। फिर पादप कोशिका दिया गया है, इसमें लवक पाई जाती है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है। अगला जो है तारक काय, सेंट्रोसोम जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। फिर अगला जो है रीतिका, जो कि बड़ी होती है। पादप कोशिका में रीतिका जो है वो बड़ी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रीतिकाएं जो होती हैं वो छोटी पाई जाती हैं। फिर यही क्वेश्चन दे दे कि पादप कोशिका में अगला पॉइंट दिया गया है, इसका आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका आयताकार लगभग वृत्ताकार होता है। अगला देख लेते हैं कोशिका अंग और उसके खोजकर्ता के बारे में जानते हैं, जो कि पीछे हम बताए हुए हैं, उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो देख लेते हैं इसमें रिवीजन में कोशिका अंग। कोशिका अंग जो है यह खोजकर्ता दिया गया, तो इसमें केंद्रक, केंद्रक जो है इसका रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अगला है क्लोरोप्लास्ट, इसका जो किए थे स्पिंचर ने किए थे। फिर अगला है तारक काय, वेवेरी ने किए थे। गोल्जी काय, जॉर्ज गोल्जी ने किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन ने किए थे। स्फीरोसोम पर्नल ने किए थे। क्रोमोटीन फ्लोमिंग ने किए थे। अगला फिर यहाँ दिया गया केंद्रिका, केंद्रिका का फोंटाना ने किए थे। अगला है क्रोमोसोम, इसका हॉफ मिक्सचर किए थे। फिर अगला दिया गया अंतर्द्रव जालिका, जो कि पोर्टर किए थे। फिर राइसोसोम किसने किया था तो सी डी दुबे ने किए थे। फिर राइबोसोम किसने किया था तो ये पोलैड ने किए थे। जीव द्रव की खोज डू जार्डिंग ने किए थे। केंद्रक कला हर्टविग ने किए थे। अगला जो यहाँ दिया गया है इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया है। आप लोग इसको पीडीएफ में हम दे देंगे, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आप लोग प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं सेल डिवीजन देखने वाले हैं। कोशिका विभाजन कैसे बंटवारा हुआ है उसके बारे में यहाँ फिगर से आपको समझाया जा रहा है, उसमें एक बार देख लीजिए। उसके बाद इसके बारे में विस्तृत हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ जो दिया गया है, यहाँ कोशिका विभाजन हेतु वृद्धि की तैयारी हो रही है। इसमें यहाँ जो है सूत्री कोशिका विभाजन है, यहाँ साइटोकाइनेसिन है। तो इसके बारे में हम विस्तृत से देखते हैं क्या दिया गया है। तो कोशिका विभाजन किसने सर्वप्रथम बताया था। यह जो देखे थे सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखे थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कोशिका विभाजन सेल डिवीजन सर्वप्रथम किसने देखा। तो यह जो देखे सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखे थे। अगला दिया गया कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं तो असूत्री होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री होते हैं। तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो असूत्री विभाजन सर्वप्रथम देखते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में एमिटोसिस कहते हैं। यह विभाजन जो होता है
अविकसित कोशिका में होता है, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल और यीस्ट अमीबा, इस सब में जो होता है असूत्री विभाजन होता है। अगला है समसूत्री विभाजन। यह किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन को हम लोग मिटोसिस कहते हैं। यह जो होता है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वेल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखे थे, जिन्होंने सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन क्या है? तो यह विभाजन काइटिन कोशिका में होता है। याद रखिएगा, यह विभाजन जो होता है सोमोटिक सेल या काइटिन कोशिका में होता है। अगला देखते हैं, अध्ययन के सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन के 5 प्रकार में बांटा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अध्ययन के सुविधा के अनुसार समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है। यह जो बांटा गया वो 5 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन सा चरण है? तो पहला है अंतरावस्था, अगला है पूर्वावस्था, अगला है मध्यावस्था, अगला है पाश्चावस्था, लास्ट है अंत्यावस्था। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं पूरा। यहाँ दिया गया, इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है जनक कोशिका के बराबर होती है। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल होते हैं, जिससे जो 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। अगला देखते हैं, समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन के पाश्चावस्था क्या होता है? तो सबसे छोटी होती है और वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन में सबसे छोटी कौन होता है। तो सबसे छोटी जो अवस्था होती है वह पाश्य अवस्था होता है, जो कि मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अगला हम लोग देखने वाले अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन जो है फॉर्मल तथा मूरे ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिए थे। ये कब दिए थे? तो 1905 में दिए थे। जो कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो बीजमैन ने सर्वप्रथम किए थे। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो संट्राबर्ग ने इसमें 1888 ईस्वी में इन्होंने विस्तृत जानकारी दिए थे। इसका विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन यह किस में होता है। तो यह जो होता है जनन कोशिका में होता है। अगला देखते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। तो कौन कौन सा है? तो अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2 होता है। तो इसमें अर्धसूत्री प्रथम देख लेते हैं। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है इसमें आधी जाती है, इसलिए इसे न्यूरिकाई विभाजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी इसी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें से आधी जो होती है गुणसूत्रों की संख्या अगले पीढ़ी में चली जाती है। यहाँ पीडीएफ में हम पूरा आपको कैसे इसका होता है वो पूरा फिगर दे दिए हैं, आप लोग एक बार इसको समझ लीजिएगा। अगला देखते हैं, असूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से होता है? तो प्रोफेज प्रथम होता है, मेटाफेज प्रथम होता है, उसके बाद एनाफेज प्रथम होता है, उसके बाद टेलाफेज प्रथम होता है। इसमें क्या होता है? तो प्रोफेज प्रथम सबसे लंबी प्रअवस्था है, जो कि 5 अवस्थाओं से गुजरता है। इसमें क्या होता है? तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में डायरेक्ट एक बार बता देते हैं। लेप्टिन जो होता है गुणसूत्र उलझे पतले धागे की तरफ दिखाई देते हैं, जिसके हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रोमोनीमेट कहते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या जो इसमें क्या होता है? द्विगती होती है। अगला देखते हैं, जाइगोटीन क्या होता है। तो जाइगोटीन जो होता है प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। अगला जो है पैकिटीन क्या होता है। तो पैकिटीन जो होता है 2 मृत तथा 2 पृथ क्रोमेटिड इसमें होते हैं। अगला दिया गया, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार जीन के नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटिंग अवस्था में होता है। इस क्रिया को रॉबकिन्जेन एंजाइम भाग लेते हैं। अगला यहाँ देखिए नोट्स में दिया गया है क्रॉसिंग ओवर हमेशा नाइट्रिगर क्रोमेटिन के बीच होता है। अगला देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इसमें डिप्लोटीन दिया गया है। डिप्लोटीन क्या होता है? तो समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, उसी को हम लोग, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे के एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। इसे स्थानों को काइजेमेट कहते हैं। काइएजमाटा की औसत संख्या को बराबरता कहते हैं।
जो कि अगला दिया गया है, यहाँ देखिए दिया गया है डाइकेनेसिस। ये लास्ट टॉपिक है इसका। डाइकेनेसिस जो होता है यह होता है केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं। असूत्री विभाजन जो होता है द्विसमसूत्री विभाजन के समान होता है। असूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि असूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है, तो ये जो होता है 4 होता है। यहाँ जो दिया गया समसूत्री और असूत्री विभाजन के अंतर दिया गया है, तो देख लेते हैं। असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन जो कि पीछे बताया गया है वही दिया गया है, तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देख लीजिए, समसूत्री विभाजन इधर दिया गया, इधर असूत्री विभाजन दिया गया है। तो यह जो विभाजन है यह कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, जबकि जनन कोशिका में क्या होता है, तो असूत्री विभाजन होता है। फिर यह विभाजन को कम समय लगता है, किस समसूत्री विभाजन को बहुत कम समय लगता है, जबकि असूत्री विभाजन को बहुत अधिक समय लगता है। फिर अगला दिया गया, इसका विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, जबकि इस विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। फिर देख लेते हैं समसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो इसकी संतुति कोशिका में जनक कोशिका के गुणसूत्रों के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, जबकि असूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनकों में विभिन्न गुणसूत्रों होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। अगला दिया गया है जो कि समसूत्री में दिया गया है, इसमें गुणसूत्रों की आनुवंशिक पदार्थों को आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि असूत्री विभाजन में क्या होता है, तो इसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों को आदान प्रदान होता है। फिर अगला दिया गया देख लेते हैं, इसमें समसूत्री में इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि असूत्री की प्रोफेज अवस्था जो होती है बहुत लंबी होती है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।